नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सौगात की एक बात में आज संसद में हंगामे की वजह से लोकसभा के 39 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद सस्पेंड किए गए विपक्ष के सांसदों की गिनती 141 पर पहुंच गई। विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बैठक तो हुई, लेकिन नेता के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका और खबरों के मुताबिक गठबंधन के नेता के नाम पर फूट की खबरें आ गई। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद कई जिलों में फंसे हुए लोगों को बचाने में सेना के जवानों ने अपनी ताकत झोंक दी और आइसलैंड में 800 बार आए भूकंपों के बाद ज्वालामुखी का महाविस्फोट हो गया, जिसके बाद वहां 3.5 किलोमीटर तक धरती फट गई। बड़ी खबर आई यूरोप के देश आइसलैंड से, जहां भूकंप के 800 झटकों के बाद धरती फट पड़ी और बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। आइसलैंड के रेकिनस प्रायद्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चारों तरफ लावे का दरिया बहने लगा। धरती फाड़ कर निकल रहे धधकते लावे की दहशत पैदा कर देने वाली ऐसी कई तस्वीरें सामने आई, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वहां चारों तरफ धधकता लावा और धुआं ही दिखाई दे रहा। आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक ज्वालामुखी की वजह से करीब 3.5 किलोमीटर धरती फट गई और उसमें से उबलता हुआ लावा बाहर आने लगा। आइसलैंड के रेकिनस प्रायद्वीप में हुए ज्वालामुखी के महाविस्फोट की खौफ पैदा करने वाली कई तस्वीरें सामने आई। ज्वालामुखी फटने का जो वीडियो सामने आया, उसमें शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दिया, लेकिन महज 2 सेकंड बाद ही पहाड़ पर तेज रोशनी के साथ गर्म लावा जमीन से निकलने लगा। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई परमाणु बम फट गया हो। जमीन से निकलते लावे की वजह से वहाँ पूरा आसमान लाल हो गया। ज्वालामुखी से लावा इस तरह निकलने लगा जैसे आग का फव्वारा फूट पड़ा हो। ज्वालामुखी के विस्फोट की आसमान से ली गई तस्वीरों ने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी। धरती पर करीब 3.5 किलोमीटर की लंबाई में आग का दरिया बहता नजर आया। एक लकीर की तरह लंबाई में फटी धरती से निकलता धधकता लावा बाढ़ के पानी की तरह वहां बहता दिखा। और इसके बाद पूरे आइसलैंड में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि धधकते ज्वालामुखी से लगातार धुआं और लावा बाहर निकल रहा है। सड़कों पर जगह जगह चेक पोस्ट बना दिए गए हैं ताकि कोई भी ज्वालामुखी की तरफ ना पहुंचे, क्योंकि जमीन के अंदर से निकल रहा गर्म लावा किसी नदी के पानी की तरह बहता दिखा। ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद सामने आए एक वीडियो में तेज आवाज के साथ अंगारे धरती से तेजी से निकलते दिखाई दिए और ऐसा लगा पाताल से धधकते लावे का झरना फूट पड़ा हो। उबलता हुआ लावा ऐसे बाहर आ रहा था मानो वहां आग का दरिया बह रहा हो। अक्सर ज्वालामुखी किसी पहाड़ी की चोटी पर फटते हैं और वहां से लावा नीचे की तरफ आने लगता है, लेकिन रेकिनस में समतल जमीन सीधी लंबाई में फट पड़ी और वहां कहर बरपाने वाली आग की नदी बहने लगी। ज्वालामुखी से निकलते लावा की तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो वहां प्रलय आ गया हो। कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके की निगरानी करते दिखे, जबकि वहां से लगातार पीले और नारंगी रंग का लावा निकलता नजर आया और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। और इसी वजह से सिर्फ आइसलैंड ही नहीं, उसके आसपास के देशों की टेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि हवा के साथ ज्वालामुखी से निकलने वाला जहरीला धुआं काफी दूर तक फैल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा आइसलैंड के ग्रिंताविक शहर पर मंडरा रहा है, क्योंकि आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक रेकिनस प्रायद्वीप में जिस जगह ज्वालामुखी फटा वो ग्रिंताविक शहर से 3 किलोमीटर दूर है, यानी कयामत ग्रिंताविक शहर से महज 3 किलोमीटर ही दूर है। आइसलैंड के मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एहतियात के तौर पर शहर के एक बड़े हिस्से को खाली करा लिया गया और करीब 4000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। वहां के मौसम वैज्ञानिकों ने 1 महीने पहले ही ज्वालामुखी के महाविस्फोट की चेतावनी जारी की थी। आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक बीते 2 महीनों में आइसलैंड के इस इलाके में भूकंप के 800 से ज्यादा झटके महसूस किए गए और एक रोज पहले आए भूकंप ने 3.5 किलोमीटर तक जमीन फाड़ दी। आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की वजह से धरती में पड़ी दरारें ग्रिंताविक शहर तक पहुंच गईं।
यानी खतरा इस बात का भी है कि आइसलैंड में ज्वालामुखी से आने वाले कुछ दिनों में और तबाही आ सकती है। आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक ग्रिंताविक में पिछले 2 महीनों से जमीन धंसने लगी थी। वहां बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी और सीधी रेखा में बनी सड़कें कई टुकड़ों में बंट गई थी। ग्रिंताविक शहर में तकरीबन हर सड़क में कुछ ऐसी ही दरारें नजर आने लगी थी। आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक लगातार आ रहे भूकंप के झटकों की वजह से ये दरारें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इसके साथ ही जमीन के अंदर से इन दरारों के जरिए कई जगहों पर भाप और कई तरह की गैस भी निकल रही थी। आइसलैंड पुलिस ने 2 महीने पहले ही इस इलाके की घेराबंदी कर दी थी। पुलिस ने लोगों को भूकंप प्रभावित और ज्वालामुखी विस्फोट वाली जगह की तरफ जाने से रोक दिया था। आइसलैंड के ग्रिंताविक शहर में ज्यादातर मछुआरे रहते हैं। मौसम विभाग ने पूरे कस्बे के नीचे से खौलता हुआ लावा बहने की चेतावनी दी थी और ये भी बताया था कि कभी भी जमीन फाड़कर ये लावा बाहर निकल सकता है। खबरों के मुताबिक एक रोज पहले हुए महाविस्फोट के बाद करीब 10 किलोमीटर तक धधकता हुआ लावा बहने लगा और आइसलैंड के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वहां लंबे वक्त से जमीन के करीब 800 मीटर नीचे उबलते लावे की नदी बह रही थी। 2 साल पहले मार्च में भी आइसलैंड के इसी इलाके में बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उस ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरे इलाके की सूरत बदल कर रख दी थी। 2021 में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद करीब 6 महीने तक लावा निकलता रहा। इसके बाद अगस्त 2022 में फिर एक विस्फोट हुआ था जिसका लावा 1 महीने तक बहता रहा। उत्तरी अटलांटिक में बसा आइसलैंड ज्वालामुखियों के हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जाता है, जहां हर 4 से 5 साल में कम से कम एक बार ज्वालामुखी विस्फोट होता ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेक्यूनस प्रायद्वीप में धरती से 800 मीटर नीचे 6 किलोमीटर चौड़ाई और 19 किलोमीटर लंबाई में लावा उबल रहा है और इसी वजह से पिछले 2 साल में इस इलाके में 4 बड़े ज्वालामुखी फट चुके हैं। इतना ही नहीं, वहाँ भूकंप के हजारों झटके भी आ चुके हैं। इनमें सबसे बड़े झटके की तीव्रता तो रिक्टर स्केल पैमाने पर करीब 5.2 दर्ज की गई। बड़ी खबर आई चीन में आए विनाशकारी भूकंप से जुड़ी। चीन के गांसू और शिंघाई प्रांत में आए भूकंप की वजह से करीब 120 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। चीन में आए इस भयानक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 रिकॉर्ड की गई और इसी वजह से चीन के इन दोनों प्रांतों में देखते ही देखते बड़ी बड़ी इमारतें धूल में मिल गई। खबर है कि इमारतों के मलबे में बड़ी संख्या में लोग दबे हो सकते हैं। उन लोगों को मलबे से निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिपोर्ट बताते हैं कि इस विनाशकारी भूकंप के झटके भारत और पाकिस्तान तक महसूस किए गए थे, लेकिन चीन में तो इस भूकंप की वजह से हाहाकार ही मच गया। ये भूकंप इतना ज्यादा खतरनाक था कि चीन के 2 प्रांत गांसू और शिंघाई में भयंकर तबाही मच गई। न सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गईं, बल्कि एक झटके में करीब 120 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस विनाशकारी भूकंप के जो वीडियो सामने आए, उसे देखने के बाद लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। उन वीडियो को देखकर डर की वजह से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक वीडियो में भूकंप के बीच लोग जान बचाने के लिए किसी भी कीमत पर इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। यहाँ तक कि लोग बाहर निकलने के लिए एक दूसरे से हाथापाई तक करने लगे। ये वीडियो चीन के गांसू प्रांत के एक रेस्टोरेंट का बताया गया। इस वीडियो में कई लोग रात के वक्त खाना खाने के लिए वहां बैठे दिखाई दिए। कुछ लोग टेबल पर बैठकर खाना आने का इंतजार करते दिखे, जबकि कुछ लोग वहां खड़े नजर आए। उसी दौरान अचानक धरती बुरी तरह कांपने लगी। लोगों को जैसे ही भूकंप आने का एहसास हुआ, लोग जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़े। रेस्टोरेंट के अंदर दूसरे कमरों में बैठे लोगों ने भी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। एक साथ रेस्टोरेंट से इतने सारे लोगों के भागने की वजह से वहां भगदड़ मच गई। भूकंप की दहशत की वजह से महज चंद सेकंड के अंदर पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। और अगर रेस्टोरेंट से निकलने में लोगों को जरा भी देर होती तो वहां कुछ भी हो सकता था, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों के आगे कोई भी इमारत वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। चीन के गांसू प्रांत से इसी तरह के कई और वीडियो भी सामने आए और उन वीडियो में कुदरत का कहर देखकर लोग कांप उठे।
चीन के गांसू प्रांत से आए एक वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सब कुछ तबाह होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में एक मकान भूकंप के तेज झटकों की वजह से बुरी तरह हिलता दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वो सीमेंट और ईंटों से बना मकान नहीं बल्कि कोई खिलौना हो। जलजले की वजह से जमीन ऊपर नीचे होती रही और उसकी वजह से मकान लगातार कांपता रहा। चंद सेकंड के इस वीडियो को देखने से ऐसा लगा जैसे कुदरत ने सब कुछ मिटा देने का फैसला कर लिया हो। इसी तरह कई दूसरे मकान भी भूकंप के इन तेज झटकों की वजह से थर्राते रहे। एक दूसरे वीडियो में एक दुकान के अंदर मौजूद कई कर्मचारी जलजले के आने के बाद बाहर की तरफ भागते दिखे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही भूकंप के झटके थम गए, लेकिन तब तक कई मकान मिट्टी में मिल चुके थे। लेकिन चीन के गांसू प्रांत से सिर्फ यही एक वीडियो सामने नहीं आया, बल्कि वहां से भूकंप और उससे हुई तबाही के कई ऐसे वीडियो सामने आए जिन्हें देखने के बाद लोगों की सांसें अटक गई। ऐसा ही एक वीडियो वहां के एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और उस वीडियो में भूकंप की वजह से वहां की जमीन बुरी तरह हिलती दिखाई दी। कांपती जमीन को देखकर ऐसा लगा जैसे भूकंप की वजह से वो अगले ही पल फट जाएगी और सब कुछ उसमें समा जाएगा। वीडियो गांसू प्रांत के एक पेट्रोल पंप का बताया गया। ये विनाशकारी भूकंप आधी रात के वक्त आया था और इस वजह से पेट्रोल पंप पर न कोई गाड़ी खड़ी थी और न ही वहां कोई कर्मचारी। उसी दौरान 6.2 तीव्रता के भयानक भूकंप ने वहां दस्तक दी और चंद सेकंड के अंदर भूकंप की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें पेट्रोल पंप के आगे जमीन पर रखा एक बॉक्स भूकंप की वजह से हिलता दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो उन्हें कोई जोर जोर से हिला रहा हो। इस दौरान वहां से एक आदमी जान बचाने के लिए भागता नजर आया, क्योंकि डर ये था कि कहीं भूकंप की वजह से पूरा पेट्रोल पंप ही ना गिर जाए। इसलिए वहां काम करने वाला वो आदमी भाग निकला। और चीन के मीडिया के मुताबिक आधी रात को आए इस भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही गांसू प्रांत में मचाई। बताया गया कि भूकंप के जोरदार झटकों की वजह से जमीन पर कोई आदमी ठीक तरह से खड़ा तक नहीं हो सकता था और इसी वजह से चीन के गांसू प्रांत में मौजूद बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गईं। गांसू प्रांत से ही लोगों को खौफ से भर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो वहां की एक सुपर मार्केट का बताया गया और उस वीडियो में भूकंप आने के बाद दुकान में रखा सामान जमीन पर गिरता दिखाई दिया। आधी रात को आया ये भूकंप महज 10 सेकंड तक ही रहा, लेकिन इस दौरान दुकान में रखी टेबल और दूसरी चीजें तेजी से हिलने के साथ जमीन पर एक एक कर गिरने लगी। भूकंप आने के दौरान वहां एक आदमी भी मौजूद था जो अपनी जान बचाने के लिए दुकान से बाहर की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। हालांकि थोड़ी ही देर बाद भूकंप के झटके थम गए, लेकिन 6.2 तीव्रता के इस भूकंप ने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अकेले गांसू प्रांत में ही इस विनाशकारी भूकंप की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन भूकंप के रेड जोन में आता है। आसान शब्दों में कहें तो चीन में भूकंप आने का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि चीन एक ऐसे क्षेत्र में आता है जहां जमीन के अंदर कई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं और टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से ही भूकंप आते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन में यूरेशियन, भारतीय और प्रशांत महासागर की टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं और इसी वजह से चीन भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। मतलब चीन के कुछ इलाकों में भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन में आया ये विनाशकारी भूकंप इसी का नतीजा है। चीन के मुताबिक भूकंप का केंद्र शिंखाई प्रांत की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर गांसू प्रांत में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। चीन का ये प्रांत राजधानी बीजिंग से करीब 1300 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि चीन के गांसू प्रांत के नीचे टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं और उनके टकराने की वजह से ही भूकंप आया है। पिछले साल सितंबर में भी चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में मौजूद सिचुआन प्रांत में 6.6 तीव्रता का बेहद खतरनाक भूकंप आया था और उसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। और इस बार भी चीन के गांसू प्रांत में आए भूकंप की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
बड़ी संख्या में इमारतों के मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है और इसी वजह से चीन की सरकार ने वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी देर होगी, मलबे में दबे लोगों के जिंदा निकलने की उम्मीद उतनी कम हो जाएगी। इसी वजह से गांसू प्रांत और सिंखाई प्रांत में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गांसू प्रांत के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को निकालते और उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाते नजर आए। एक तस्वीर में एक कार के अंदर से भी लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि एक दूसरी तस्वीर में मलबे से निकालने के बाद एक बचाव कर्मी घायल को अपनी पीठ पर लादकर वहां से ले जाता दिखाई दिया। इसी तरह की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें राहत बचाव के काम में जुटे लोग मलबा हटाने के काम में जुटे रहे। उन इलाकों के हालचाल सबसे ज्यादा खराब दिखाई दिए जहां कच्चे मकान थे, क्योंकि भूकंप के झटकों की वजह से कच्चे मकानों का नामो निशान मिट गया। मतलब इस विनाशकारी भूकंप की वजह से चीन का गांसू प्रांत तबाह हो गया। बड़ी खबर आई तमिलनाडु से, जहां 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसीलिए सेना के जवान, वायुसेना के जहाज और नौसेना के हेलीकॉप्टर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटे हुए हैं। नौसेना के मुताबिक वहां अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, जिसके लिए नौसेना के 17 हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। वहां हालात इस कदर बिगड़े हैं कि सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में वायुसेना को भी रेस्क्यू के लिए उतरना पड़ा। और इसका जो वीडियो सामने आया, उसमें वायुसेना की टीम एक हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू करती नजर आई। तस्वीरों में वायुसेना के जवान एक महिला को रस्सी के सहारे उस हेलीकॉप्टर में खींचते दिखे। इस दौरान तेज हवा चल रही थी और उसकी वजह से वो महिला हवा में घूमने लगी। ऐसे में उस महिला को ऊपर खींचना और मुश्किल हो जा रहा था, लेकिन सेना ने आखिरकार उसे बचा ही लिया। इस दौरान उस महिला के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और उसके बाद उस महिला को उस हेलीकॉप्टर में बिठाया गया, जहां पहले से एक और महिला मौजूद थी। तमिलनाडु में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां के कई इलाकों में लोगों के घर डूब गए। ऐसे में वायुसेना हेलीकॉप्टर लेकर लोगों को रेस्क्यू करने पहुंची। और पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य के कई इलाकों में हाहाकार मच गया। तेनकाशी इलाके में तो भारी बारिश की वजह से एक बड़ा पुल ही टूट गया। पुल के टूटने की वजह से वहां के कई इलाकों का संपर्क शहरों से टूट गया। और भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने तमिलनाडु के तेनकाशी में तबाही मचा दी। ड्रोन से बनाई गई एक तस्वीर में पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया। एक जगह पर बाढ़ का पानी तटबंधों को तोड़कर खेतों और रिहायशी इलाकों में दाखिल होता नजर आया। आसमान से देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बड़ा बांध टूट गया हो। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में सड़क के ऊपर से सैलाब का पानी तेजी से बहता रहा। और तो और एक इलाके में मूसलाधार बारिश की वजह से एक बड़ा पुल धराशायी हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुल बुरी तरह से टूटा दिखाई दिया। टूटे हुए पुल के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग खड़े दिखाई दिए, जबकि पुल के मलबे को साफ करने के लिए वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें भी तैनात दिखी। मतलब आसमान से बूंदों की शक्ल में बरसी आफत ने वहां कोहराम मचा दिया। और तमिलनाडु को पानी के इस प्रचंड प्रहार से बचाने के लिए सेना के जवानों के साथ साथ वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर और विमान भी रात दिन लगे हुए हैं। सेना के तीनों अंग एक साथ मिलकर तमिलनाडु के बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए नौसेना के हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में उड़ान भर रहे हैं। इसके साथ ही नौसेना ने अपने डॉनियर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से करीब 400 किलो राहत सामग्री चेन्नई से तूतीकोरिन एयरपोर्ट तक भेजी। इसके बाद चेतक हेलीकॉप्टरों की मदद से उस राहत सामग्री को बाढ़ में फंसे हुए लोगों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा करीब 3500 किलो राहत सामग्री रामेश्वरम से मदुरै तक पहुंचाई गई।
इतना ही नहीं, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से तूतीकोरिन जिले में एक रेलवे स्टेशन पर फंसे करीब 500 लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि बाढ़ प्रभावित अलग अलग हिस्सों से 100 से ज्यादा लोगों को भी 17 हेलीकॉप्टरों के जरिए सुरक्षित निकाल लिया गया। इनमें 3 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। बताया गया कि ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, ताकि बाढ़ में फंसे हुए लोगों को आसानी से बचाया जा सके। बड़ी खबर आई संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर मचे सियासी बवाल से जुड़ी। संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर मचे बवाल के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति की नकल उतारी और राहुल गांधी इसका वीडियो बनाते हुए नजर आए। ये मुद्दा खुद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में उठाया और बिना नाम लिए राहुल गांधी की निंदा की, क्योंकि राहुल गांधी कल्याण बनर्जी का वीडियो बनाते दिखे थे। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेर लिया। ये वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर भी डाला। इससे पहले राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ भी उनकी नकल उतारे जाने पर भड़क गए। राज्यसभा के सभापति की नकल उस समय उतारी गई जब विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की तस्वीरें सियासी चर्चा का मुद्दा बन गई, क्योंकि संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन के बीच कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति की नकल उतारी। वो जब सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे, उस समय कई सांसद उनके इर्द गिर्द बैठे थे और ठहाके मारकर हंस रहे थे। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। यही नहीं, उन्होंने कल्याण बनर्जी का वीडियो भी बनाया। साथ ही कल्याण बनर्जी ने जब उनका जिक्र करते हुए इस मजाक को आगे बढ़ाया तो उन्होंने हंसते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी। कल्याण बनर्जी बंगाल के सेरामपुर से सांसद हैं और वो बाकी विपक्षी सांसदों के साथ सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके प्रदर्शन का अलग तरीका सियासी मुद्दा बन गया, क्योंकि उन्होंने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की और कई बातें कुछ इस तरह से बोली जैसे खुद जगदीप धनखड़ बोल रहे हों, क्योंकि उन्होंने अपने हाव भाव और चेहरे से ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे खुद जगदीप धनखड़ बोल रहे हों। इस मजाक के दौरान वहां बैठे बाकी विपक्षी सांसदों ने भी उनका साथ दिया। कल्याण बनर्जी ने जितनी देर नकल की उतनी देर विपक्षी सांसदों की हंसी गूंजती रही और राहुल गांधी सामने खड़े उनका वीडियो बनाते नजर आए। और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जगदीप धनखड़ ने इसी बात का जिक्र किया और राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी आलोचना की, क्योंकि राहुल गांधी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का वीडियो बनाया था और इस बात से जगदीप धनखड़ बहुत गुस्से में दिखे। इतने गुस्से में कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही उन्होंने दिग्विजय सिंह से इस बारे में बात की और बिना नाम लिए राहुल गांधी की आलोचना की। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। जगदीप धनखड़ कुछ देर तक इसी मुद्दे पर बोलते रहे और उनकी नकल उतारे जाने पर भड़क गए। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूँ, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि सदन में हंगामा करने की वजह से एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा विपक्षी सांसदों का निलंबन हो गया। और इसी बात से नाराज निलंबित विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, क्योंकि विपक्षी सांसदों का लगातार 2 दिन निलंबन हुआ और निलंबित सांसदों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया, क्योंकि लोकसभा से 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जबकि एक दिन पहले 78 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। इन सांसदों में 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा सांसद थे और इन सांसदों के निलंबित होते ही एक दिन पहले निलंबित सांसदों का आंकड़ा 92 पहुंच गया था और अगले ही दिन
निलंबित सांसदों की संख्या 141 हो गई, क्योंकि 49 और सांसद निलंबित हो गए। इससे पहले 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में भी विपक्ष के 63 सांसदों का निलंबन हुआ था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 100 के पार चला गया और इसी बात पर विपक्ष ने प्रदर्शन तेज कर दिया। इस वजह से संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ, क्योंकि विपक्ष संसद में सुरक्षा की चूक के मुद्दे पर सदन में हंगामा कर रहा है और इसी वजह से कई सांसद निलंबित किए गए और धीरे धीरे इस मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। और संसद में मचे इस घमासान के बीच अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक 28 दलों की इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति और चेहरे पर चर्चा हुई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर बात नहीं बन पाई। दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक से पहले पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग को लेकर पोस्टर लगा दिए गए। हालांकि पटना में नीतीश के पक्ष में ये पोस्टर किसने लगवाए थे, इस पर उनकी पार्टी जेडीयू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जेडीयू प्रवक्ता पोस्टर के सियासी मतलब समझाने लगे। कि स्वाभाविक है, सियासी मतलब तो निकलता है। हालांकि कुछ घंटे बाद इस पोस्टर को उतरवा दिया गया। ये पटना का गर्दनी बाग इलाका है, यहीं पर उस पोस्टर को पटना के इनकम टैक्स चौराहे से हटाकर फाड़कर वहां से और इस डंपिंग यार्ड के बाहर लाकर फेंक दिया गया है। लेकिन दिल्ली में विपक्ष की बैठक से पहले पटना में लगे इस पोस्टर ने सियासी पारा चढ़ा दिया, क्योंकि 28 दलों के विपक्षी गठबंधन के अंदर चेहरे को लेकर पहले से ही खींचतान के हालात हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कोई नाम तय नहीं हो सका। और इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। हालांकि पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान खड़गे ने साफ किया कि गठबंधन का पहला लक्ष्य चुनाव जीतना है। सभी लोग मिलकर काम करेंगे। दिल्ली में हुई बैठक में ये तय किया गया कि 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की इस तरह की 8 से 10 बैठकें और होंगी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी 28 विपक्षी दलों के बीच मैराथन मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में करीब 3 घंटे तक चली बैठक में 2 अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। और सूत्रों के मुताबिक बैठक में सबसे पहले चर्चा सीटों के बंटवारे पर हुई। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बात हुई, जबकि कांग्रेस की कोशिश है कि वो 275 से 300 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। सीट शेयरिंग के अलावा विपक्षी गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इसे लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के नामों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों मुद्दों पर बैठक में शामिल नेताओं ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में शामिल कई पार्टियां जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कर लेने के पक्ष में हैं। और इन सबके बीच संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी मनोरंजन ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में साजिश से जुड़े कई राज उगल दिए। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में उसने ये कबूल किया कि घुसपैठ की साजिश कर्नाटक के मैसूरू में रची गई थी और उसी प्लान के तहत 13 दिसंबर को संसद के अंदर सागर और मनोरंजन ने हंगामा खड़ा कर दिया था। उन दोनों ने पकड़े जाने से पहले वहां कलर स्प्रे कर दहशत फैला दी थी। उसी वक्त आरोपी नीलम और अमोल ने भी संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान स्मोक अटैक कर सनसनी फैला दी थी। इस पूरी साजिश से पर्दा उठाने के लिए दिल्ली पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी मनोरंजन ने साजिश से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया और सूत्रों का दावा है कि उसने ये बताया कि करीब 6 महीने पहले कर्नाटक के मैसूरू में सभी आरोपी मिले थे और वहीं पर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्लान तैयार किया गया था।
आरोपी मनोरंजन मैसूरू का ही रहने वाला है और सूत्र बताते हैं कि उसी ने वहां बुलाने के लिए सभी लोगों के लिए ट्रेन की टिकट का इंतजाम किया था। दावा है कि मैसूरू में मिलने के दौरान ही आरोपियों ने सिग्नल ऐप से बातचीत करना तय किया था। ये एक ऐसा ऐप है जिस पर हुई बातचीत को आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता और इसी वजह से इस सिग्नल ऐप का इस्तेमाल बड़े बड़े अपराधी और गैंगस्टर करते हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपियों ने संसद में घुसने और संसद के बाहर हंगामा करने की प्लानिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 7 से 8 लोग जुड़े थे और ये वो लोग थे जो इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक इस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे आरोपी संसद के अंदर जाने की प्लानिंग शेयर करते थे। मतलब संसद की सुरक्षा में किस तरह घुसपैठ लगानी है और कैसे वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देना है, इन सब की जानकारी इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाती थी। मतलब संसद में सेंध लगाने के लिए आरोपियों ने पूरी तैयारी की थी। और शक ये भी जताया जा रहा है कि इस ग्रुप में कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि संसद की सुरक्षा भेदने की इस साजिश में इन आरोपियों के अलावा कुछ दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप खंगालने के साथ साथ आरोपियों से पूछताछ कर ग्रुप में शामिल दूसरे लोगों का पता लगाने में जुटी है। और इसी दौरान दिल्ली पुलिस की टीम ने लखनऊ में आरोपी सागर के घर से एक कटर बरामद करने का दावा किया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इसी कटर की मदद से सागर ने कलर स्प्रे छुपाने के लिए जूतों को खास तरह से तैयार किया था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी सागर और मनोरंजन उन्हीं जूतों में कलर स्प्रे छिपाकर संसद के अंदर पहुंचे थे। एक रोज पहले ही दिल्ली पुलिस की टीम ने लखनऊ के आलमबाग इलाके में उस दुकान की पहचान की जहां से सागर ने जूते खरीदे थे। सूत्रों का दावा है कि सागर ने करीब 700 रुपए में 2 जोड़ी जूते खरीदे थे। इस जानकारी के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम ने सागर के घर की तलाशी ली और दावा है कि पुलिस को सागर के घर से एक कटर मिला है। सूत्रों के मुताबिक इसी कटर की मदद से सागर ने जूतों को अंदर से काटकर कलर स्प्रे छिपाने के लिए जगह बनाई थी। इस दौरान पुलिस को सागर के घर से डायरी और उसके सर्टिफिकेट मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। घर वालों का दावा है कि आरोपी सागर 12वीं तक पढ़ा है और वो पिछले 3 महीने से लखनऊ में ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। और तो और घर वालों ने ये भी शक जताया कि सागर को किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया है। उधर राजस्थान के प्रतापगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक बदमाश भरी अदालत में पिस्तौल लेकर पहुंच गया। वहां मौजूद पुलिस और वकीलों के कुछ भी समझने से पहले ही उस बदमाश ने जज के सामने अपनी पिस्तौल रख दी। और उस आदमी की इस हरकत को देखकर कोर्ट में कोहराम मच गया, क्योंकि सलमान नाम के उस बदमाश के हाथ में पिस्तौल थी और इससे पहले कि उसे कोई रोक पाता वो जज के नजदीक पहुंच गया। वहां पहुंचकर सलमान ने सरेंडर करने के लिए अपनी पिस्तौल जज के सामने रख दी। तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तो बहुत बड़ी गलती हुई सर। अगर मैं इसको यूज में नहीं लेता सर, वो मुझे मार देते। पुलिस के मुताबिक सलमान मीट और मछली का कारोबार करता है और एक दिन पहले उसका किसी के साथ विवाद हो गया था और उसी विवाद में उसने सरेआम फायरिंग कर दी थी। बाद में वो अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने रात भर कई जगहों पर छापेमारी की। आरोपी सलमान के मुताबिक वो पुलिस के एक्शन से इतना डर गया था कि कोर्ट की शरण में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मेरा जुर्म कबूल कर रहा हूँ और इसके अंदर ऐसा कोई बात कुछ नहीं है। बाद में पुलिस सलमान नाम के उस आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई। क्योंकि आरोप है कि कोर्ट में सरेंडर करने से एक दिन पहले उसने सरेआम गोली चलाई। इसी मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी सलमान गिरफ्तारी से बचने के लिए रात भर एक खेत में छिपा रहा और सुबह होते ही वो कोर्ट पहुंच गया ताकि आत्मसमर्पण कर सके। लेकिन पिस्तौल के साथ कोर्ट में पहुंचने पर उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक आरोपी सलमान पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। सलमान के खिलाफ 2 आर्म्स एक्ट के मुकदमों में चालान की जो है जा चुका है। अब हम नया मुकदमा दर्ज कर रहे हैं इसके खिलाफ कोर्ट में हथियार घुसने के मामले में। आरोप है कि जिस आदमी के साथ उसका विवाद हुआ था उसे डराने के लिए ही उसने फायरिंग की थी। हालांकि बाद में वो खुद पुलिस से डर गया।
सलमान के मुताबिक उसे डर था कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, इसीलिए उसने सरेंडर करने का रास्ता चुना। लेकिन ऐसा करने में उसने जज के साथ साथ कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों को खौफ से भर दिया। खबर है कि पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है, ताकि पता चल सके कि कोर्ट में जज के सामने पिस्तौल लेकर आने की वजह वही थी जो वो दावा कर रहा है। और माना जा रहा है कि फायरिंग के आरोपी सलमान समेत दूसरे बदमाशों पर भी राज्य की फोर्स का खौफ है। राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही भजन लाल ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर दिया और कहा जा रहा है कि इसी फोर्स ने आरोपी सलमान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जिस आरोपी ने एक दिन पहले सरेआम फायरिंग कर इलाके में हड़कंप मचा दिया था, उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास होने लगा। पुलिस की कार्रवाई का खौफ उसके चेहरे पर उस वक्त भी दिखाई दिया जब वो कोर्ट पहुंचा। वो किसी भी तरह सरेंडर करना चाहता था ताकि पुलिस के एक्शन से बच जाए। एक नाइट में चलाया और एक मैंने खुद के अपने आप पे आत्महत्या करने के लिए चलाया है। यही नहीं, आरोपी सलमान पुलिस से इतना डरा हुआ था कि जैसे ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, वो जमीन पर गिर गया। वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसकी ये हालत देखकर लगा ही नहीं कि एक दिन पहले उसी ने लोगों को डराने के लिए सबके सामने फायरिंग की थी, क्योंकि इस वारदात के बाद ही वो अपनी गलती मानने लगा और अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगा। इधर राजस्थान के सीकर से एक होटल में तोड़फोड़ का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक होटल में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। ये वीडियो सामने आते ही पूरे राजस्थान में दहशत फैल गई, क्योंकि उन बदमाशों ने उस होटल में इस कदर आतंक मचाया कि पूरे होटल की सूरत बदल गई। लाठियां लेकर उस होटल के अंदर घुसे बदमाशों ने आव देखा न ताव, बस लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। इसका जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ बदमाश उस होटल में लगी टेबल और कुर्सियों पर एक के बाद एक कई लाठियां बरसाते दिखे, और जब वहां पड़ी सारी टेबल और कुर्सियां टूट गईं, तो बदमाशों ने वहां लगे शीशे के दरवाजे और दूसरे सामान को तोड़ना भी शुरू कर दिया। और इसके बाद वो बदमाश वहां से चले गए, और जब वो दोनों वहां से चले गए तो वहां एक और बदमाश आया और तब तक तोड़फोड़ करता रहा जब तक वहां रखा हर सामान पूरी तरह बर्बाद नहीं हो गया। और उन बदमाशों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पिछले कई दिनों से उस होटल मालिक को हफ्ता वसूली के लिए परेशान कर रहे थे, और जब उस होटल मालिक ने हफ्ता देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उसके होटल पर ही हमला बोल दिया और उस होटल के हर एक हिस्से में तोड़फोड़ की। उन बदमाशों ने सिर्फ उस होटल के अंदर ही तोड़फोड़ नहीं की, बल्कि उन्होंने उस होटल के बाहर खड़ी एक गाड़ी और स्कूटर को भी तोड़ दिया। इसका जो वीडियो सामने आया, उसमें वो बदमाश उस गाड़ी को बार बार अपनी गाड़ी से टक्कर मारते दिखे, और बार बार टक्कर लगने की वजह से उस गाड़ी का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। जहां एक तरफ कुछ बदमाश उस गाड़ी को तोड़ने में जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दो बदमाश वहां खड़े स्कूटर पर लाठियां बरसाते दिखे, और जब वो स्कूटर गिर गया तो उन बदमाशों ने उस गाड़ी पर लाठियां मारना शुरू कर दिया, और काफी देर तक तोड़फोड़ करने के बाद वो बदमाश अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद उस होटल के आसपास मौजूद कुछ लोग वहां आए और उस होटल का हाल देखकर दंग रह गए। उधर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बमबाजी का चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर बमों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। और इस हमले का जो वीडियो सामने आया, वो बेहद डराने वाला था। वीडियो में पहले एक घर के अंदर से दौड़कर बाहर आता हुआ एक आदमी नजर आया। घर से बाहर निकलते ही उसने बम फेंका। फिर दूसरा आदमी सामने आया, उसने भी बम से हमला किया। कुछ इसी तरह से कई बमों से हमले किए गए। वहां लोग बम इस तरह से फेंक रहे थे जैसे वो पत्थर फेंक रहे हों। लगातार फेंके गए बम की वजह से पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंजने लगा। बम फेंकने वालों के पीछे कुछ और लोग भी नजर आए, लेकिन उन्होंने भी बम फेंकने वालों को रोकने की कोशिश नहीं की, और थोड़ी ही देर में वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिन लोगों के घरों पर बम फेंके जा रहे थे वो चिल्लाते रहे, लेकिन बम फेंकने वाले नहीं माने।
और काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। बताया गया कि पूरा विवाद जमीन की वजह से हुआ था और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और कुछ ही देर में वहां अराजकता का माहौल बन गया। हालात को देखते हुए वहां पुलिस फोर्स को भेजा गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक साथ कई बम फेंके जाने की वजह से वहां कई घरों में आग लग गई और कुछ देर के लिए पूरे इलाके में बारूदी धुएं का गुबार छा गया। बमबाजी की इस घटना में कई लोगों के घायल होने का भी दावा किया गया। वहीं जिन घरों पर बम से हमला किया गया था वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। कई घरों की छत पर आग लग गई तो कई घरों के छप्पर गिर गए। आग लगने की वजह से उन घरों को काफी नुकसान पहुंचा और जो हालात बने उससे कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि ये कोई गांव नहीं जंग का मैदान हो। बमबाजी की खबर मिलते ही पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश की। एहतियातन कई घरों की तलाशी भी ली गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। बड़ी खबर आई गाजा में जंग लड़ रही इजराइल की सेना से जुड़ी। इजराइल की सेना ने दक्षिणी गाजा में हमास को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। वहां के खान यूनिस में हमास के हथियारों का एक बड़ा ठिकाना तबाह हो गया। इजराइल की सेना ने वहां मौजूद हमास के एक लड़ाके को भी मार गिराया। यह ऑपरेशन इजराइल की सेना की 55वीं टुकड़ी ने किया और खान यूनिस में हमास के हथियारों के एक बड़े ठिकाने को उड़ा डाला। इजराइल की सेना को खबर मिली थी कि खान यूनिस के एक खास हिस्से में हमास के कई लड़ाके छिपे हैं। उसे पता लगा कि उस जगह पर हमास के हथियारों का भंडार भी है और ये खबर मिलते ही इजराइल के सैनिकों ने खान यूनिस के उस इलाके को घेर लिया। इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में दिखा कि लड़ाई सुबह से रात तक चली और रात के अंधेरे में ऐसे धमाके हुए मानो पटाखे फूट रहे हों। लड़ाई हमास के हथियारों का ठिकाना बर्बाद करने के लिए थी, इसीलिए इजराइल की सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी और टारगेट पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे जो सीधा जाकर निशाने से टकरा गए। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि उसने इस ऑपरेशन में हमास के एक लड़ाके को भी मार गिराया और उसे मारने के बाद हमास के हथियारों के ठिकाने को बर्बाद कर दिया। इस ऑपरेशन में मारे गए हमास लड़ाके ने भी अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि हमास लड़ाके ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया था और दोनों तरफ से खूब फायरिंग भी हुई थी। इजराइल के सैनिकों को जैसे ही खान यूनिस की इस जगह के बारे में पता चला, वो टैंक समेत वहां पहुंचे और जब टैंक आगे नहीं बढ़ पाए तो वो गोलियां दागते हुए आगे बढ़े। दुश्मन के हमले से बेपरवाह इन सैनिकों ने खुद भी गोलियां चलाई। वीडियो में दिखा कि शुरुआत में हमास के हथियारों के ठिकाने पर इजराइल की सेना ने दूर से ही हमला किया। लेकिन हमास लड़ाके के बारे में पता चलते ही वो थोड़ा नजदीक गए और एक खंडहर जैसी इमारत में घुस गए। कुछ सैनिक बाहर भी रुके और अंदर घुसने वाले सैनिकों ने इमारत का चप्पा चप्पा छान डाला। इस दौरान उनके सिर पर मौत का साया मंडराता रहा, क्योंकि रुक रुक कर गोलियां चलती रहीं। इजराइल के मुताबिक खान यूनिस में ऐसे कई इलाके हैं क्योंकि ये हमास का गढ़ माना जाता है और इसीलिए इजराइल की सेना ने खान यूनिस में खतरनाक जंग जारी रखी, क्योंकि उसे याह्या सिनवार और उस जैसे हमास के कई खतरनाक लड़ाकों की तलाश है और इस तलाश में वो खान यूनिस में हमास के कई लड़ाकों का एनकाउंटर कर चुकी है। लेकिन इस बार उसके हाथ हमास के हथियारों का खजाना और उसके कई लड़ाके लग गए। उन्हें पकड़ने के लिए इजराइल के सैनिक जान हथेली पर लेकर आगे बढ़े। उबड़ खाबड़ रास्तों पर वो चीखते हुए आगे बढ़े। इस दौरान फायरिंग भी नहीं रुकी। खान यूनिस में ये धुआंधार ऑपरेशन इजराइल की सेना की 55वीं बटालियन ने चलाया और इस बटालियन के सैनिक दौड़ते हुए उस इलाके में दाखिल हुए और देखते ही देखते उन्होंने उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि वो मकान के बहुत नजदीक नहीं गए,
क्योंकि हमास का वो ठिकाना केवल ईंट और सीमेंट से बनी इमारत नहीं बल्कि बारूद का ढेर था और एक चिंगारी उसे उड़ा सकती है। और हुआ भी वही। और वहां नजदीक से हुए हमले के बाद हमास का बहुत सारा गोला बारूद बर्बाद हो गया। इजराइल की सेना की 55वीं टुकड़ी के अलावा याहलोम और गोलानी ब्रिगेड भी खान यूनिस में ऐसे ही लड़ रहे हैं। गोलानी ब्रिगेड ने तो हमास से 2014 के युद्ध का बदला लेना भी शुरू कर दिया, क्योंकि गोलानी ब्रिगेड के गाजा में कदम रखते ही 2014 में बनाए गए हमास के स्मारक का अंत आ गया। क्योंकि गोलानी ब्रिगेड ने 2014 में बने स्मारक को गिरा दिया। इजराइल का कहना है कि हमास ने गाजा में ऐसे कई स्मारक बनाए हैं और इन्हीं स्मारकों में एक को इजराइल की गोलानी ब्रिगेड ने मिट्टी में मिला दिया। इस काम के लिए इजराइल की सेना ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया और लोहे की एक मोटी चेन के एक छोर से स्मारक को बांधा और दूसरे छोर को बुलडोजर से जोड़ दिया और फिर उसे खींचना शुरू किया और हमास के बनाए गए इस स्मारक को जड़ से उखाड़कर जमीन पर गिरा दिया। यही नहीं, बुलडोजर ने स्मारक को कुछ दूर तक घसीटा। यानी इजराइल की गोलानी ब्रिगेड ने 2014 का बदला ले लिया और अपना सारा गुस्सा इस स्मारक पर उतार दिया और स्मारक के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। इजराइल की सेना ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें गाजा में जहां भी ऐसी मूर्ति दिखेगी वो उसे गिरा देंगे, क्योंकि हमास ने इसे 2014 में इजराइल के सैनिकों की मौत का मजाक उड़ाने के लिए बनाया था। और इसीलिए इजराइल की गोलानी ब्रिगेड ने हमास के बनाए ऐसे ही एक स्टैचू को खत्म कर दिया। उन्होंने इसे गिराने से पहले इसके साथ एक तस्वीर खिंचवाई और इसे गिराने के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और लिखा कि गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन हमास के बनाए ऐसे किसी भी स्टैचू को देखते ही गिरा देगी, क्योंकि ये स्मारक 2014 में गाजा में हुई जंग की याद दिलाते हैं। 2014 में गाजा में हुई जंग को इजराइल ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज नाम दिया था और उस जंग में इजराइल की गोलानी ब्रिगेड के 7 सैनिक मारे गए थे। हमास ने उन्हीं सैनिकों की मौत का प्रोपेगेंडा करने के लिए गाजा में कई स्मारक बनाए, क्योंकि वो इन स्मारकों को इजराइल पर अपनी जीत की निशानी के तौर पर दिखाना चाहता था और इसीलिए गाजा में जंग लड़ रही इजराइल की सेना ने हमास के बनाए स्मारकों को निशाना बनाया और गाजा में जंग के बीच इन्हें गिराना शुरू कर दिया। ये स्मारक देखने में ऐसे लगते हैं मानो किसी ने अपने हाथ से एक मुक्का बनाया हो। इसके अलावा इन स्मारकों के साथ 3 कुत्तों के निशान भी हैं और इजराइल की गोलानी ब्रिगेड ने अपने एक्शन में ना मुक्का रहने दिया और ना कोई और निशान। यही नहीं, इजराइल की सेना ने लगे हाथ चेतावनी भी दे दी कि वो गाजा में ऐसा कोई स्मारक नहीं रहने देगी। इजराइल की गोलानी ब्रिगेड उत्तरी और दक्षिणी गाजा दोनों में जंग लड़ रही है और इजराइल की याहलोम यूनिट की तरह ये यूनिट भी हमास के लड़ाकों का एनकाउंटर कर रही है, क्योंकि इजराइल की गोलानी ब्रिगेड पैदल सैनिकों की टुकड़ी और जमीन पर जंग लड़ने में माहिर है। 1948 के बाद इस यूनिट ने इजराइल के लिए कई युद्ध लड़े। 1956 की जंग में तो गोलानी ब्रिगेड जॉर्डन, लेबनान और मिस्र से भिड़ गई थी। लेबनान और इजराइल की पहली जंग में भी इस टुकड़ी की बड़ी भूमिका थी और गाजा की जंग में भी गोलानी ब्रिगेड ने हमास की नाक में दम कर रखा है। यही नहीं, ये यूनिट हमास से पुराने बदले भी ले रही है। उधर मिस्र से लगने वाले रफा बॉर्डर के करीब किए गए इजराइल के हवाई हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीन के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आरोप है कि इजराइल की फौज ने वहां ऐसी इमारत पर बम गिराए जिसमें लोगों ने शरण ले रखी थी और उसी जगह पर इजराइल के बारूद ने इस कदर कहर बरपाया कि पूरे इलाके की सूरत ही बदल गई। हमले में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गईं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के दावों के मुताबिक इजराइल की सेना ने पूरी रात रफा बॉर्डर के करीब के इलाके पर बमों की बारिश की, जिसके बाद वहां सब कुछ तबाह हो गया। जहां जहां इजराइल की सेना ने बम बरसाए थे उस जगह बारूदी तबाही की तस्वीर नजर आई। सुबह होते ही वहां दूर दूर तक के इलाके में सिर्फ मलबा ही नजर आया। वहां लोग मलबे के ढेर के नीचे दबे लोगों की तलाश करते दिखे। इजराइल की हमलों की वजह से कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं।
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायल के एयर स्ट्राइक में 28 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इजरायल के भीषण हमलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई इमारतें तो पूरी तरह जमींदोज दिखाई पड़ी और बड़ी संख्या में लोग उनके मलबे के नीचे दब गए। इजरायल के हमले में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग तो पैदल ही घायलों को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े और देखते ही देखते वहां का कुवैती अस्पताल लोगों की भीड़ से भर गया। अस्पताल में जहां नजर गई वहां घायल लोग ही नजर आए। घायलों में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें लेकर उनके माता पिता अस्पताल पहुंच रहे थे। इनमें से कुछ की हालत ऐसी थी कि उन्हें बचाने में जुटे डॉक्टरों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। अस्पताल की भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग नजर आए जो धूल से पूरी तरह सने हुए थे। ये देखकर ही साफ पता चल रहा था कि उन्हें मलबे से बचाकर किसी तरह निकाला गया और फिर अस्पताल लाया गया। वहाँ हालात इतने खराब दिखे कि अस्पताल ही नहीं, अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में भी घायलों का इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान कुछ लोग दर्द से कराहते भी नजर आए। मरीजों की ये हालत देखकर उनके परिजन भी रोने लगे, क्योंकि अस्पताल में भर्ती कई मरीजों की हालत इतनी खराब दिखाई दी कि उन्हें बचा पाना बेहद मुश्किल था। और इसी वजह से माना जा रहा है कि वहाँ मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि इजरायल ने रफा बॉर्डर के करीब 1 या 2 नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में कई बम बरसा दिए। रफा बॉर्डर की सीमा मिस्र से लगती है और जंग की शुरुआत से ही दक्षिणी गाजा का ये इलाका इजरायल के निशाने पर रहा है और वो लगातार रफा बॉर्डर के आसपास के इलाकों को निशाना बनाता रहा है, क्योंकि इजरायल का मानना है कि हमास इस रास्ते से दूसरे देशों से अपने लिए हथियार मंगवा सकता है, क्योंकि इसी रास्ते से दूसरे देशों से आए ट्रक गाजा पहुंचते हैं और इजरायल किसी भी कीमत पर उन हथियारों को हमास तक पहुंचने नहीं देना चाहता। रफा क्रॉसिंग गाजा को मिस्र से जोड़ती है और ये गाजा से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भी है। इसके अलावा इजरायल को इस बात का भी डर है कि रफा क्रॉसिंग के रास्ते हमास के लड़ाके गाजा से भागने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसी वजह से उस रफा बॉर्डर से सटे इलाकों में इजरायल की सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। और बड़ी खबर आई अमेरिका में आए तूफान से जुड़ी। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में एक ताकतवर तूफान ने जमकर तबाही मचाई। वहां के कई इलाके तूफान की मार से बुरी तरह तहस नहस हो गए। खबर तो ये भी है कि इस तूफान की वजह से अमेरिका में कई लोगों की जान चली गई। इस तूफान से अर्जेंटीना, दक्षिणी कैरोलिना और मैसाचुसेट्स में भयंकर तबाही देखने को मिली। लेकिन इसकी सबसे डरावनी तस्वीर आई अमेरिका के मेन प्रांत से। वहां तो तूफान की वजह से समंदर में ऐसा उफान आया कि लोग खौफ से भर गए, क्योंकि वहां समंदर में उठी कई फीट ऊंची लहरों ने लोगों को डरा दिया। बताया गया कि वहां करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और इन्हीं हवाओं ने वहां तेज बारिश भी कराई। मतलब तूफान और बारिश ने अमेरिका के उत्तर में बसे मेन को हिलाकर रख दिया। इसके बाद तो समंदर किनारे बसे उस इलाके में लहरों का तांडव देखने को मिला। कई फीट ऊंची लहरें जैसे ही जमीन से टकराई, वहाँ का मंजर डराने वाला हो गया। इसके अलावा तेज हवाओं ने वहाँ मौजूद कई पेड़ों को भी उखाड़ फेंका। इन पेड़ों के गिरने से कई रास्ते बंद हो गए और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को तकलीफें उठानी पड़ी। हालांकि वहाँ राहत और बचाव में पहले से लगाई गई टीमों ने उन रास्तों को खाली कराने में देर नहीं की, लेकिन पेड़ों के गिरने से वहाँ मौजूद बिजली के कई तार टूट गए, जिसकी वजह से इलाके का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। और सिर्फ मेन नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्वी हिस्से में मौजूद कई इलाके इस तूफान की चपेट में आ गए। इनमें अर्जेंटीना, दक्षिणी कैरोलिना और मैसाचुसेट्स भी शामिल हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि अकेले अर्जेंटीना में ही इस तूफान की वजह से 11 लोगों की जान चली गई, क्योंकि वहाँ तूफान ने इतनी जोरदार दस्तक दी कि लोगों को संभलने का वक्त तक नहीं मिला, क्योंकि तूफान की वजह से चली तेज हवाओं ने वहाँ बारिश को न्योता दिया। इसके बाद तो वहाँ बारिश आफत बनकर बरसती दिखाई दी। न्यू हैम्पशायर से आए एक वीडियो में तो पानी की रफ्तार देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने बांध तोड़ दिया हो। वहीं मैसाचुसेट्स से आए एक वीडियो में सड़क पर लगा एक बोर्ड तेज रफ्तार हवाओं की वजह से एकदम कांपता नजर आया।
इसके बाद वहाँ के कई इलाके भी पानी पानी हो गए। वहाँ ऐसी बारिश हुई कि लोगों की जान पर बन आई। वहाँ तो तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ लोगों के घरों पर ही गिर गए और कई इलाकों में पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें गायब हो गईं। और लाखों लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए क्योंकि अमेरिका के पूर्वी हिस्से में आए इस तूफान की वजह से कई इलाकों में बहुत तेज हवाएं चलने लगी और फिर जोरदार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। कई इलाकों में तो मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसका असर ये हुआ कि रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। वहीं कई इलाके ऐसे भी थे जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जानकारी के मुताबिक इस तूफान की वजह से अमेरिका के पूर्वी हिस्से में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली और इसका असर ये रहा कि अकेले अर्जेंटीना में ही 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई। दावा है कि इस तूफान ने पूर्वी अमेरिका के करीब 60 करोड़ लोगों पर असर डाला और लाखों लोग इस तूफान की वजह से घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि ये तूफान अपने साथ बर्बादी की बारिश लेकर आया, जिसके बाद कई इलाकों में पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग बुरी तरह फंस गए। मतलब जो जहां था वो वहीं अटक गया। हालांकि वहां राहत और बचाव की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वहां हालात पर काबू पा लिया जाएगा। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. खबर आई यूरोप के देश आइसलैंड से, जहां भूकंप के 800 झटकों के बाद धरती फट पड़ी और बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। आइसलैंड के रेकिनस प्रायद्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चारों तरफ लावे का दरिया बहने लगा। धरती फाड़ कर निकल रहे धधकते लावे की दहशत पैदा कर देने वाली ऐसी कई तस्वीरें सामने आई, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वहां चारों तरफ धधकता लावा और धुआं ही दिखाई दे रहा। आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक ज्वालामुखी की वजह से करीब 3.5 किलोमीटर धरती फट गई और उसमें से उबलता हुआ लावा बाहर आने लगा। आइसलैंड के रेकिनस प्रायद्वीप में हुए ज्वालामुखी के महाविस्फोट की खौफ पैदा करने वाली कई तस्वीरें सामने आई। ज्वालामुखी फटने का जो वीडियो सामने आया उसमें शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दिया, लेकिन महज 2 सेकंड बाद ही पहाड़ पर तेज रोशनी के साथ गर्म लावा जमीन से निकलने लगा। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई परमाणु बम फट गया हो। जमीन से निकलते लावे की वजह से वहाँ पूरा आसमान लाल हो गया। ज्वालामुखी से लावा इस तरह निकलने लगा जैसे आग का फव्वारा फूट पड़ा हो। ज्वालामुखी के विस्फोट की आसमान से ली गई तस्वीरों ने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी। धरती पर करीब 3.5 किलोमीटर की लंबाई में आग का दरिया बहता नजर आया। एक लकीर की तरह लंबाई में फटी धरती से निकलता धधकता लावा बाढ़ के पानी की तरह वहां बहता दिखा। और इसके बाद पूरे आइसलैंड में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि धधकते ज्वालामुखी से लगातार धुआं और लावा बाहर निकल रहा है। सड़कों पर जगह जगह चेक पोस्ट बना दिए गए हैं ताकि कोई भी ज्वालामुखी की तरफ ना पहुंचे, क्योंकि जमीन के अंदर से निकल रहा गर्म लावा किसी नदी के पानी की तरह बहता दिखा। ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद सामने आए एक वीडियो में तेज आवाज के साथ अंगारे धरती से तेजी से निकलते दिखाई दिए।
और ऐसा लगा पाताल से धधकते लावे का झरना फूट पड़ा हो। उबलता हुआ लावा ऐसे बाहर आ रहा था मानो वहाँ आग का दरिया बह रहा हो। अक्सर ज्वालामुखी किसी पहाड़ी की चोटी पर फटते हैं और वहाँ से लावा नीचे की तरफ आने लगता है, लेकिन रेक्यूनस में समतल जमीन सीधी लंबाई में फट पड़ी और वहाँ कहर बरपाने वाली आग की नदी बहने लगी। ज्वालामुखी से निकलते लावा की तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ प्रलय आ गया हो। कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके की निगरानी करते दिखे, जबकि वहाँ से लगातार पीले और नारंगी रंग का लावा निकलता नजर आया और पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। और इसी वजह से सिर्फ आइसलैंड ही नहीं, उसके आसपास के देशों की टेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि हवा के साथ ज्वालामुखी से निकलने वाला जहरीला धुआं काफी दूर तक फैल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा आइसलैंड के ग्रिंताविक शहर पर मंडरा रहा है, क्योंकि आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक रेक्यूनस प्रायद्वीप में जिस जगह ज्वालामुखी फटा वो ग्रिंताविक शहर से 3 किलोमीटर दूर है। यानी कयामत ग्रिंताविक शहर से महज 3 किलोमीटर ही दूर है। आइसलैंड के मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एहतियात के तौर पर शहर के एक बड़े हिस्से को खाली करा लिया गया और करीब 4000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। वहां के मौसम वैज्ञानिकों ने 1 महीने पहले ही ज्वालामुखी के महाविस्फोट की चेतावनी जारी की थी। आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक बीते 2 महीनों में आइसलैंड के इस इलाके में भूकंप के 800 से ज्यादा झटके महसूस किए गए और एक रोज पहले आए भूकंप ने 3.5 किलोमीटर तक जमीन फाड़ दी। आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की वजह से धरती में पड़ी दरारें ग्रिंताविक शहर तक पहुंच गईं। यानी खतरा इस बात का भी है कि आइसलैंड में ज्वालामुखी से आने वाले कुछ दिनों में और तबाही आ सकती है। आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक ग्रिंताविक में पिछले 2 महीनों से जमीन धंसने लगी थी, वहां बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी और सीधी रेखा में बनी सड़कें कई टुकड़ों में बंट गई थी। ग्रिंताविक शहर में तकरीबन हर सड़क में कुछ ऐसी ही दरारें नजर आने लगी थी। आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक लगातार आ रहे भूकंप के झटकों की वजह से ये दरारें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इसके साथ ही जमीन के अंदर से इन दरारों के जरिए कई जगहों पर भाप और कई तरह की गैस भी निकल रही थी। आइसलैंड पुलिस ने 2 महीने पहले ही इस इलाके की घेराबंदी कर दी थी। पुलिस ने लोगों को भूकंप प्रभावित और ज्वालामुखी विस्फोट वाली जगह की तरफ जाने से रोक दिया था। आइसलैंड के ग्रिंताविक शहर में ज्यादातर मछुआरे रहते हैं। मौसम विभाग ने पूरे कस्बे के नीचे से खौलता हुआ लावा बहने की चेतावनी दी थी और ये भी बताया था कि कभी भी जमीन फाड़कर ये लावा बाहर निकल सकता है। खबरों के मुताबिक एक रोज पहले हुए महाविस्फोट के बाद करीब 10 किलोमीटर तक धधकता हुआ लावा बहने लगा और आइसलैंड के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वहां लंबे वक्त से जमीन के करीब 800 मीटर नीचे उबलते लावे की नदी बह रही थी। 2 साल पहले मार्च में भी आइसलैंड के इसी इलाके में बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उस ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरे इलाके की सूरत बदल कर रख दी थी। 2021 में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद करीब 6 महीने तक लावा निकलता रहा। इसके बाद अगस्त 2022 में फिर एक विस्फोट हुआ था, जिसका लावा 1 महीने तक बहता रहा। उत्तरी अटलांटिक में बसा आइसलैंड ज्वालामुखियों के हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जाता है, जहां हर 4 से 5 साल में कम से कम एक बार ज्वालामुखी विस्फोट होता ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी के एक पेट्रोलियम डिपो में ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे गिनी को दहला कर रख दिया। तेल के डिपो में हुए इस खतरनाक धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि वो पेट्रोलियम डिपो गिनी का सबसे बड़ा तेल डिपो है और इसीलिए वहां हुए धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें उस पेट्रोलियम डिपो से आग की लपटें उठती दिखी, जिसे देखकर आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए और उस पेट्रोलियम डिपो के बाहर लोगों की भीड़ लग गई और वो इस खौफनाक मंजर को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगे। उस पेट्रोलियम डिपो में इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ था कि एक रात बीत जाने के बाद भी उसका धुआं नहीं हटा। उस डिपो के आसपास के कई इलाकों की जो तस्वीरें सामने आई
उसमें कई घरों की दीवारें और खिड़कियां टूटी नजर आईं। बताया गया कि धमाका इतना तेज था कि उस डिपो के आसपास के इलाकों में मौजूद घरों की दीवारें हिलने लगी। कई घरों की तो छत तक टूट गई और उसकी वजह से वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां के कई स्कूल बंद कर दिए गए। साथ ही प्रशासन की तरफ से लोगों को घरों में रहने की सलाह भी दी गई, क्योंकि उस पेट्रोलियम डिपो में हुए धमाके का असर वहां के कई इलाकों में देखने को मिला। देर रात हुए धमाके की वजह से जो तबाही मची, उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि कई लोगों ने अपना घर खो दिया, जबकि 13 लोगों की जान चली गई और 150 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। इसके अलावा वहां के कई स्कूलों के साथ साथ कई सार्वजनिक जगहों को भी बंद कर दिया गया और लोगों से घरों से ना निकलने की अपील की गई। बताया गया कि गिनी के सबसे अहम पेट्रोलियम डिपो की वजह से उस डिपो में भारी मात्रा में तेल जमा था और इसीलिए जैसे ही धमाका हुआ, आग तेजी से पूरे डिपो में फैल गई और पूरा डिपो धूं कर जलने लगा और उसका काला धुआं कई मीलों दूर से ही नजर आने लगा। बड़ी खबर आई उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्च करने के बाद बढ़े तनाव से जुड़ी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर किम जोंग उन के खिलाफ अपनी तैयारी तेज कर दी। किम को जवाब देने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने संयुक्त अभ्यास किया, क्योंकि एक रोज पहले ही उत्तर कोरिया ने जापान सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर एक साथ अमेरिका, दक्षिण कोरिया समेत जापान को कड़ी चेतावनी दे दी। और इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच किसी भी वक्त भीषण जंग छिड़ जाएगी। और इसीलिए अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के खिलाफ अपना साझा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया में की जा रही इस मिलिट्री ड्रिल का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की तैयारी करती नजर आई। इस अभ्यास के दौरान अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने अपनी तैयारियों को भी परखा, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों देशों के सैनिक एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। इस बीच ऐसा लगा जैसे सैनिकों ने वहां दुश्मन देश के अड्डे को ही निशाना बना लिया और गोलियों की बौछार कर दी। असल में इसके जरिए दोनों देशों ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, ताकि दुनिया के सामने खुलकर मनमानी करने वाले उत्तर कोरिया का गुरूर तोड़ा जा सके। क्योंकि पिछले कई हफ्तों से किम जोंग उन लगातार अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी उन्हें करारा जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली। मतलब कि भले ही उत्तर कोरिया अपनी ताकत दिखाकर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों को डराना चाह रहा हो, लेकिन ये तीनों देश साथ मिलकर उसे बर्बाद करने की तैयारी में जुटे हैं। क्योंकि एक रोज पहले ही उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी और इसके साथ ही किम जोंग उन ने साफ इशारा कर दिया कि अपने दुश्मन देशों को रोकने के लिए उनकी सेना किसी भी हद तक जा सकती है। मतलब कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक साथ अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को धमकाने की कोशिश की। इसीलिए उसने जापान सागर की ओर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आई कि उत्तर कोरिया ने अपनी खतरनाक मिसाइल दागने से कुछ घंटे पहले ही कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की थी। लेकिन उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में ही जा गिरी। यानी कुछ ही घंटों में किम जोंग उन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर बाइडेन को जंग की खुली धमकी दे दी। और ऐसा करके उसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान को भी आंखें दिखाने की कोशिश की, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने जानबूझकर जापान सागर की ओर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, ताकि एक ही बार में उसके तीनों दुश्मन देश अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को एक साथ पस्त किया जा सके। क्योंकि जापान सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के बाद भी उत्तर कोरिया रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने फिर अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसने कोई भी प्लानिंग की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि उत्तर कोरिया की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, उसकी निगरानी खुद किम जोंग उन कर रहे थे। उत्तर कोरिया में मिसाइल लॉन्च करने वाली जगह पर किम पहुंचे और उनके सामने मिसाइलें दागी गईं।
क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें किम के साथ उनकी बेटी भी नजर आई। इससे पहले भी कई बार किम जोंग उन अपनी बेटी को खतरनाक मिसाइलों की लॉन्चिंग दिखा चुके हैं और माना जा रहा है कि मिसाइल लॉन्च पैड की तस्वीरें जारी कर वो अमेरिका को दहशत में डालना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम ने यह सख्त चेतावनी दी कि वो किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब कि किसी ने भी अगर उत्तर कोरिया की तरफ आंख उठाकर देखा तो वो इसका और मजबूती से जवाब देंगे। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने तो खुलकर धमकी भी दे दी कि अगले साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले वो कई खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण जारी रखेंगे। यानी कि अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया बड़ा प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने एक रोज पहले जो बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की उससे अमेरिका पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि पूरा अमेरिका इसकी जद में आ सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया की ये बैलिस्टिक मिसाइल बेहद ताकतवर बताई जा रही है। दक्षिण कोरिया और जापान के मुताबिक ये मिसाइल 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। यानी कि ये जापान और अमेरिका के किसी भी इलाके तक आसानी से पहुंच सकती है, क्योंकि इसकी रफ्तार काफी तेज है। इसके अलावा इस मिसाइल में एक साथ कई टारगेट पर निशाने लगाने की क्षमता है, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। बताया जा रहा है कि एक रोज पहले हुई टेस्टिंग को लेकर अब तक इसके 3 परीक्षण हो चुके हैं। इसके पहले जुलाई और अप्रैल के महीने में उत्तर कोरिया ने इसकी टेस्टिंग की थी और इसलिए उत्तर कोरिया को जंग के मोर्चे पर मात देने के लिए अमेरिका के साथ जापान और दक्षिण कोरिया भी तैयारी में जुट गए। खबर आई कि तीनों देश उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रियल टाइम डेटा साझा करेंगे। मतलब कि ये तीनों देश आपस में उत्तर कोरिया की एक-एक जानकारी और वीडियो शेयर करेंगे, ताकि दुनिया के सामने खुद को ताकतवर समझने वाले उत्तर कोरिया को उसके ही जाल में फंसाया जा सके और वक्त रहते ही उसकी साजिश को बेनकाब किया जा सके। क्योंकि लंबे वक्त से किम जोंग उन दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका में तबाही मचाने की तैयारी में जुटे हैं और इसीलिए उसके दुश्मन देशों ने भी उसे बर्बाद करने की ठान ली। और इसके लिए अमेरिका के साथ जापान और दक्षिण कोरिया की सेना मिलकर काम करेगी। बताया जा रहा है कि ये तीनों देश अपनी सुरक्षा के लिए रियल टाइम डेटा भी आपस में साझा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उत्तर कोरिया ने इनके खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की तो तुरंत ये तीनों देश इसकी जानकारी आपस में एक दूसरे को देंगे। यानी कि उत्तर कोरिया को घेरने के लिए 3 तरफ से प्लानिंग की जा रही है। उधर ऑस्ट्रेलिया की सिडनी के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई। सैकड़ों हेक्टेयर के जंगलों में लगी आग की वजह से आसपास के बड़े रिहायशी इलाके की हवा भी जहरीली हो गई, क्योंकि वहाँ के जंगलों में लगी आग तेजी से फैल रही है। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं और उससे निकले धुएं ने पूरे आसमान को घेर लिया। वहाँ के दमकल विभाग के मुताबिक उन जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई और इसी वजह से तस्वीरों में जहाँ तक नजर गई सिर्फ आग का काला धुआं ही दिखाई दिया। वहाँ से आई तस्वीरों में आसमान और जमीन में फर्क करना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ से उठते धुएं ने पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो बादल जमीन पर आ गए हो। आग की इतनी भयानक तस्वीरों को देखकर हर कोई दंग रह गया। दमकल विभाग के मुताबिक 60 अलग अलग जगहों पर लगी आग की वजह से वहां तूफान भी आ गया और उसकी वजह से आसपास मौजूद रिहायशी इलाकों पर भी खतरा बढ़ गया। क्योंकि दमकल कर्मियों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वहां आग बेकाबू हो गई और दमकल कर्मियों के मुताबिक तेज आंधी की वजह से आग तेजी से फैल रही है और इसीलिए उस पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। वहां से आई तस्वीरों में आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से आसमान से लाल रंग का केमिकल डाला गया। इसके अलावा कई हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद से जंगलों के अलग अलग हिस्सों में पानी की बौछार भी की गई, क्योंकि बताया गया कि वहां 1 या 2 जगह नहीं बल्कि 60 अलग अलग जगहों पर आग लगी है और उसकी वजह से 3,80,000 एकड़ जंगल जलकर राख हो गए। ऐसे में उस जंगल के आसपास मौजूद रिहायशी इलाकों में रहने वाले 12,000 लोगों पर खतरा मंडराने लगा।
और इसी वजह से वहां के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी, क्योंकि जिस रफ्तार से आग उन जंगलों में फैल रही है वो कभी भी रिहायशी इलाकों तक पहुंच सकती है। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से युवक की हत्या का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग युवक को बुरी तरह पीटते नजर आए। लाठी और लोहे की रॉड से उस युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद से पूरे शहर में सनसनी मच गई। और इस वारदात का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। वहां 6 से ज्यादा लोग एक आदमी को डंडे और लोहे के सरिये से पीटते नजर आए और ये पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उस वीडियो में पहले कुछ लोग हंगामा करते नजर आए। किसी के पास लाठियां थी तो किसी के पास लोहे का सरिया था। फिर थोड़ी ही देर में उन लोगों ने एक आदमी को घेर लिया और उस पर लाठियां बरसाने लगे। पिटाई खाते खाते वो आदमी सड़क पर गिर गया, लेकिन आरोपी लगातार उस पर लाठियां बरसाते रहे। उन लोगों के बीच एक महिला भी नजर आई और वो भी सड़क पर गिरे उस आदमी पर लाठियां बरसा रही थी और ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। इस दौरान वहां कुछ और लोग भी पहुंचे। उन्होंने सड़क पर पिट रहे उस आदमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने लाठियों के दम पर उन्हें भी डराया और उन पर पत्थर भी फेंके, जिसके बाद सभी लोग वहां से भाग गए और फिर सभी हमलावर सड़क पर गिरे उस आदमी पर लाठियां बरसाते रहे और कुछ देर बाद वहां से फरार हो गए, जिसके बाद उस आदमी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और वहां से उसे इलाज के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि पूरी वारदात आपसी रंजिश की वजह से हुई थी। लेकिन आपसी रंजिश में कोई इस कदर किसी की जान ले लेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जिसने भी हत्या का वो वीडियो देखा वो सहम गया। बताया गया कि 4 दिसंबर की रात 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने जुगाड़ सिंह को घेरकर लाठी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। फिलहाल मृतक के दोस्त की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि महिला समेत 3 आरोपी फरार बताए गए। पुलिस के दावों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी थी और विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन वहां मौजूद किसी आदमी ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उधर दिल्ली में सड़क हादसे का चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार गाड़ी एक ठेले को टक्कर मारती नजर आई। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी दिल्ली में इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि जिस गाड़ी से उस ठेले वाले को टक्कर मारी वो एक नाबालिग चला रहा था। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क पर गैस सिलेंडर से लदा वो ठेला सामने से आता नजर आया। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी लहराती हुई आई और पीछे से उसे जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर होते ही उस ठेले पर लदे सारे सिलेंडर नीचे गिर गए और वो गाड़ी सामने खड़ी एक दूसरी गाड़ी में टकराकर वहीं रुक गई। इसके बाद वहां खड़े लोगों ने उस गाड़ी सवार को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में उस ठेले वाले को मामूली चोटें ही आई। शुरुआती जांच में उस गाड़ी सवार की उम्र 17 साल पाई गई। ऐसे में आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने उस गाड़ी के असली मालिक को नोटिस भेज दिया। इधर उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स 122 अंक चढ़ गया। हालांकि इस दौरान आईटी, ऑटो, कैपिटल गुड्स और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में गिरावट रही, लेकिन मेटल, फार्मा, ऑयल एंड गैस, पावर और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 122 अंकों की बढ़त के साथ 71,437 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 34 अंकों की उछाल के साथ 21,453 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। थको ना आस के पंछी उड़ान बाकी है, थको ना आस के पंछी उड़ान बाकी है, उदासियों का अभी आसमान बाकी है। सौगात की एक बात कही मयंक ने, सियाह रात में आंधी सवाल पूछेगी, मेरे चिराग तेरा इम्तिहान बाकी है।
तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा सौभाग्य की एक बात का।